आफ्टरनून। इस सॉलिड स्टेट की क्लास में आपने पिछली बार क्या पढ़ा था? आपने जेट के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और तरह तरह की कुछ और बातें, ठीक है। क्या क्या है मैं रिकॉल करा दूँ आपको। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पढ़ा था, सबसे पहली बात Z की वैल्यू कितनी आई थी? 1। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने थे? 1 थे, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम के बीच में रिलेशन थी A इज़ इक्वल टू 2R। देन हमने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में एटम्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो लगभग ये 52% आया था आपका, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए। और अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड जब आपका स्पेस था वो 100 माइनस 52% मतलब 48% आया था। एम आई राइट? ठीक है। इसके बाद हमने सिंपल क्यूबिक के बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा था, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। साथ में हमने यहाँ रिलेशन देखी थी ए और 2R के बीच में, तो आपको मैंने बताया था हमेशा यहाँ 4R लिखोगे और 4R बॉडी डायगोनल के बराबर होगा, मतलब √3a। फिर हमसे एक एफसीसी में गलती हुई थी, हमने √3 नहीं लगाया था, तो आप लोगों ने वो करेक्ट कर लिया होगा, है ना। तो 4R की वैल्यू आई थी √3a, ठीक है। इसके बाद आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी थी, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी लगभग आपकी 68% आई थी। यस, 68% आई थी। और आपका जो अनऑक्यूपाइड स्पेस था वो 100 माइनस 68% मतलब 32% के करीबन आया था, 32%, ठीक है। ओके, देन आपका एफसीसी था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे आपकी जेड की वैल्यू कितनी आई थी? आपकी जेड की वैल्यू यहाँ पे 4 आई थी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सबकी यही बात है ना। और यहाँ पे जो आपका रिलेशन आई थी वो कुछ ऐसी आई थी कि 4R बराबर था फेस डायगोनल के जो होता है √2a, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा था जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी थी वो लगभग 72% थी, 74% थी, और अनऑक्यूपाइड स्पेस आपका होगा 100 माइनस 74%, इसका मतलब लगभग 26%। फिर इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स को हम डी बोलते हैं। तो डी की वैल्यू मैंने हमेशा आपको बताई थी 2R पुट कर दो, जहाँ भी 2R दिख रहा है वहाँ डी पुट कर दो। तो अगर यहाँ 2R की जगह डी आएगा तो डी की वैल्यू सीधा यहाँ कितनी आ गई? ए आ गई, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम 2R की जगह डी डालें तो एक 2 बचेगा, और 2R बन गया आपका डी, तो 2D आपका √3a के बराबर आ गया। और सिंपली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो जो 2R है उसकी जगह 2R की जगह अगर हम D डालेंगे तो 2R D हो गया, एक 2 बच रहा है, तो 2D यहाँ पे √2a आया, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, इसको लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में भी बताया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी गिवन चार्ज एटम या आयन को कितने अपोजिटली चार्ज आयन से एटम क्या करते हैं? सराउंड करते हैं, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आया था? 6 आया था, ठीक है। बीसीसी के लिए आपके 8 आया था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 आया था। एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी के लिए आपके लिए 12 आया था, ठीक है। इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12 था, है ना। तो आप ये माइंड मैप टाइप की चीज़ें बना लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ओके। और ठीक है बच्चों, मैं एक और नोट आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल होते हैं Z, तो CCP के लिए तो वो 4 ही हैं, जैसे यहाँ पे थे। HCP के लिए थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, HCP के लिए चेंज होगा, है ना। एंड सेंटर्ड क्यूबिक ECC के लिए तो उतना ही होगा जितना FCC है, और CCP के लिए भी इतना ही है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो FEC याद रखना, आप FEC याद रखना, FEC
ठीक है, या FEP याद रख लेना क्योंकि फिर CC सब में कॉमन हो जाएगा। तो FEP याद रखना, FEP में कोऑर्डिनेशन FEP में जो आपका Z है वो 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, 4R √2a के बराबर है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अब मैं Z आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बताऊँगा, तो ये आपका 6 होता है। ठीक है, ये आप नोट में याद रखना, बहुत बार कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि Z की वैल्यू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए कितनी है, 6 है। FCC के लिए Z की वैल्यू 4 है, CCP के लिए भी 4 है, ECC के लिए भी 4 है, BCC के लिए 2 है और SCC के लिए कितनी है, 1 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पता कर लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। देन बच्चों, इन सब के बाद मैं आपको यूनिट सेल के डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। डेंसिटी जो आपकी होती है यूनिट सेल की, उसके बारे में हम थोड़ा पता करेंगे यहाँ पे, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है। और उसके बाद आज हम मेन हमारा काम न्यूमेरिकल करने का होगा। तो आज हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, पर मैं आपको सिंपली बता दूं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको भी पता है डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे या हम डी से डिनोट करेंगे। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, किसी की भी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मास होगा यूनिट सेल का और वॉल्यूम भी होगी यूनिट सेल की। ठीक है, पर यूनिट सेल तरह तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यूनिट सेल तरह तरह के हैं और उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक चीज़ का यूज़ करते हैं, Z। तो Z लिखेंगे और M लिखेंगे, और M यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। जैसे आपको किसी की भी यूनिट सेल का आपको डेंसिटी निकालना है तो आपको यूनिट सेल का मास पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर। जैसे आयरन का निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 56 होता है, कैल्शियम का 20 होता है ना। लेड का भी आपको ऐसे याद होना चाहिए 200 समथिंग होता है। और वॉल्यूम हम ये लिखते हैं A3। ठीक है, वॉल्यूम आपकी A3 होगी। ठीक है, और जनरली आपकी बेटा पिकोमीटर में दी रहती है, तो जनरली 1 पिकोमीटर जनरली आपकी एज लेंथ बहुत छोटी होती है तो पिकोमीटर में दी रहती है। तो पिको मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, और आपको ये भी पता है 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 के लिए 10⁻2 लगा, तो कुल मिला के -10 सेंटीमीटर आ गया। तो आगे से आप लोग याद रखेंगे कि 1 पिकोमीटर आपका है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा यहाँ A3 हो रहा है तो हमें पिकोमीटर का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर हम उसे सेंटीमीटर में निकालें तो जनरली 10⁻−10 का भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो जनरली ये कुछ और नहीं है, ये आपका अगर पिकोमीटर की जगह आपका सेंटीमीटर में होता है तो आप लिखते A × 10⁻−10 का सेंटीमीटर का क्यूब। पिको को जैसे ये A पिकोमीटर में लिखा रहता है ना यहाँ, तो आप इसे लिखते A × 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो आप क्यूब करते हैं इसका, है ना। तो जनरली आपका फॉर्मूला आ जाता डेंसिटी या D Z × M अपॉन A³ × 10⁻⁻30। ठीक है, ये अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में होता है, मॉलिक्यूलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, तो हमें तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि मास होना चाहिए ग्राम में और ये सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब तो हो गया, पर ये मॉलिक्यूलर मास अपने साथ क्या ला रहा होगा, ग्राम पर मोल ला रहा होगा। उस मोल को हटाने के लिए हम यहाँ एवोगाड्रो नंबर लगाएंगे। मोल को अगर हमें हटाना है तो हम क्या लगाएंगे, 1 मोल कितने के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। ये हमने बात करी थी पिछली क्लास में, तो एवोगाड्रो नंबर लगेगा यहाँ Na। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी बात कितनी हुई, जो आपकी डेंसिटी आई, जनरली वो डेंसिटी को आज से मैं रो बोलूँगा, तो रो हो जाएगी Z × M अपॉन A³ × Na × 10⁻⁻30। और ये पूरी चीज़ आपकी किस में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी बच्चे। Na की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है ना। कभी कभार मैं 6 भी यूज़ कर लूँगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, अब यूनिट सेल अलग अलग तरह के होते हैं तो Z लगाना पड़ा, और वॉल्यूम होती है क्योंकि यूनिट सेल आपका क्यूबिक होता है
तो और उसकी एज लेंथ ए होती है तो वॉल्यूम होगी ए क्यूब, पर ए जनरली पिकोमीटर में दिया रहता है, तो 1 पिकोमीटर आपका हुआ 10 की पावर -12 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो -12 और 2 आपका -10 आया, तो आपका 10 की पावर -10 सेंटीमीटर आ गया। तो जनरली ये आपकी जो एज लेंथ होगी जिसका आपको क्यूब करना है वो a इंटू 10 की पावर -10 होगी, और -10 का क्यूब आप करोगे तो कितना आएगा, -30 आएगा। और ये मॉलिक्यूलर मास आपका ग्राम पर मोल में होता है, तो मोल को हटाने के लिए आपने नीचे क्या लगाया, एवोगाड्रो नंबर लगाया। तो जनरली आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -30। पॉज करके 10 बार बोलो ये, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। वेलकम बैक। तो यहाँ पे देखिए Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -30 था। इसके बाद आपकी डेंसिटी किस में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। बस अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे आज तो क्वेश्चन ही करने हैं इस पे बेस, और आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर भी 4-5 दिन का बचा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, देन हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देख लो इसे अच्छे से, इसके बाद इसमें सॉल्यूशन करा जाएगा। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। डेंसिटी याद रखना, और आर और ए के बीच में आपको रिलेशन याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इन सब पे बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, तो आईएससी 2017 में जो क्वेश्चन आया था, 2017 में जो आपका क्वेश्चन आ रखा है वो कुछ ऐसा है। लेड सल्फाइड मतलब PbS हैज़ FCC लैटिस एज लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 495 पिकोमीटर, और डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। एटॉमिक वेट दे रखे आपको, ठीक है। एटॉमिक वेट लेड का आपको दे रखा 207, और सल्फ़र का आपको 32 दे रखा, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, बस ये याद रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला रो Z इंटू टोटल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू NA इंटू 10 की पावर -30। एंड नीड टू रिमेंबर, हमने कन्वर्जन पहले ही कर लिया है, पिको का कन्वर्जन पहले ही कर लिया है, तो बस अब हमें वैल्यू डालनी है, अब हमें कन्वर्ट नहीं करना। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 495, बस ये पुट कर देनी है, हमने कन्वर्जन पहले ही कर दिया है, पिको को सेंटीमीटर में पहले ही चेंज कर दिया है, तो बस अब वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो अब देखिए इन क्वेश्चन को फुल मार्क्स के लिए लिखना कैसे है। हम करते तो सभी हैं, पर किसी को 4 में से 2 मिल रहे, किसी को 3 मिल रहे, पूरे कैसे मिलेंगे, तो ये देखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ Pb हमें दे रखा 207, मास ऑफ सल्फ़र हमें दे रखा 32। तो बेटा हम मास निकाल लेंगे PbS का, कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके, 207 प्लस 32। अगर आपको PbS का चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो 7 + 2 = 9, 3 + 0 = 3, इट विल बी इक्वल टू 239, ओके। देन इसके बाद आपको A दे रखा है, A कितना दे रखा है, 495 पिकोमीटर, कन्वर्ट नहीं करना। और आपको Na की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपको पता हैं। देन इसके बाद आपको बस पुट ही करना है। तो डेंसिटी और Z की वैल्यू भी आपको FCC के लिए पता होती है, कितनी होती है, 4 होती है। Z FCC के लिए 4 होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z की जगह 4, मॉलिक्यूलर मास आपका 239, A इज़ योर 495, एंड 495 का आपको करना है क्यूब। देन यूर Na इज़ 6.022, कैलसी लेके बैठिए, 10 की पावर 23, एंड देन हेयर इज़ 10 रेज़ टू द पावर -30। Z की जगह आपने 4 डाला, मास की जगह आपने 239 डाला, A की जगह 495, Na इज़ योर दिस, एंड 10 रेज़ टू द पावर -30 इज़ दिस, ओके। सो इसे सॉल्व करो, पॉज करके एक बार सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है, कितना आ रहा है। प्लीज़ इसका आंसर बताइए।
कर लिया सॉल्व, कैलसी ले रखा है, सॉल्व करो इसे। ठीक है, गुड। कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले तो आप करोगे 4 × 239, आपका आ गया 956। ठीक है, और 495 का आप क्यूब कर लो, तो 495 का क्यूब, तो ये आपका आ रहा है 121287375। बेटा अब एक काम करो, 6.022 को आप 6 ही मानो, 6.022 को आप कितना मानो, 6 ही मानो। और देखिए 10 की पावर यहाँ 23 है और यहाँ कितना है, -30 है, तो 23 - 10 कितना आएगा, -7 आएगा। नीचे -7 नीचे आया, जो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +7। अब देखिए यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं। पहले आप ये जो भी आया इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और जो भी आपका आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए 956 आया, और आपके अपने अपने तरीके हैं, आप वैसे करिए। 10 की पावर 7 आया, एंड देन मेरा यहाँ से आया 727724। आप मेरे से ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं करने में तो करिए। अब डिजिट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हैं। 3 हम पे हैं, 6 की ज़रूरत है, तो 6 की ज़रूरत है तो हम 6 को लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 956, 6 की ज़रूरत, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे एक 10 लिख लिया, ठीक है, और नीचे आपका क्या चल रहा है, 72772425 और इनको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो 956 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 72772425 मेरा आ रहा है 1.3, मेरा आ रहा है 1.31 और साथ में 10 चल रहा है, तो इसको देंगे तो 13.1 आ जाएगा और यूनिट आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 13.1 चेक करिए, यस इट इज़ फेयरली करेक्ट। पॉइंट के बाद कुछ भी आए फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आगे वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 वो सही होने चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक फुल मार्क्स मिलते हैं। पीछे आपका 0.1 आ रहा, 0.2 आ रहा, 0.9 आ रहा, 10 है असली में, ये 10 चाहे ये आ रहा, सब सही बैठेगा। ठीक है, तो आगे से क्या करेंगे, आप पॉज करेंगे, ठीक है, देखेंगे जब मैं करूँगा सही क्या है। मैं करूँगा भी नहीं, मैं सीधा वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, तो मैं उसमें सॉल्व करके बता दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आगे से हम सीधा आंसर लिखेंगे। आपको कैलकुलेशन 11th में आपने बहुत प्रैक्टिस करी है कैलकुलेशन की, तो आप लोग वो कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो अब हाथ की सफाई है, बस हाथ की सफाई करनी है और से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC। एज लेंथ आपको दे रखी, एज लेंथ आपकी है 287 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस आपको कैलकुलेट करना है और आपको डेंसिटी भी निकालनी है। एटॉमिक रेडियस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क और इधर भी क्वेश्चन मार्क, और एटॉमिक मास दे रखा है आपको 52.99। आप इसे 53 लेके कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलता है इतना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें पता है गिवन क्या क्या है, गिवन हमें दे रखा जो हमें पता है चीज़ें, और गिवन में वो भी लिख लेंगे जो दे रखा है। तो एक तो एज लेंथ दे रखी है कितनी है, 287 पिकोमीटर, ओके। BCC है तो इसलिए Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मास ऑफ क्रोमियम कितना है, 52.99 है, जिसे हम लगभग 53 लिख लेंगे ग्राम पर मोल, ठीक है, 53 ग्राम पर मोल लिख लेंगे। देन इसके बाद पहला काम हमें करना है एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था BCC में R और A के बीच में क्या रिलेशन होती है, यहाँ लिखना पड़ता है 4R, और BCC मतलब बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल होता है √3A। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आई
√3/4 ऑफ ए। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आई, √3/4 ऑफ ए। ए इज़ 287 एंड आई थिंक इसे पिकोमीटर में ही रहने दो, क्योंकि रेडियस भी आपका पिकोमीटर में निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो जरा आप इसे पॉज करके सॉल्व करिए। 287 इंटू √3 इज़ 1.732, सो इट इज़ 497.084। ठीक है, देखते भी रहिए, एंड डिवाइडेड बाई 4, सो आपका आया 124.27 पिकोमीटर। चेक करिए, इज इट करेक्ट? यस, सर्टेनली इट इज़। तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे, डेंसिटी निकालनी है, रो आपका होता है z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। और बच्चों जब आपको सेंटीमीटर में ही दी हो, ये भी देखा करो, एज लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में दी हो तो 10 की पावर -30 नहीं लगाओगे, तब नहीं लगाओगे, ठीक है, पिको में लगाना पड़ता है। तो ए क्यूब इंटू एन ए आज पिको में है, तो 10 की पावर -30 हमने लगा दिया। z की वैल्यू बच्चे आपकी 2, BCC के लिए 2। मॉलिक्यूलर मास आपका कितना है, 53। ए इज़ योर 287, इसका हमें क्यूब करना है। एन ए इज़ 6 इंटू 10 की पावर 23 एंड हेयर इट इज़ 10⁻⁻30। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, कितना आ रहा है वो देखिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा, है ना। तो 53 2 इज़ 106, ये हो गया 53 2 इज़ 106। नाउ 23 एंड -30 इज़ -7, जो ऊपर जाके होगा +7। देन यहाँ 6 है और यहाँ 287 का क्यूब है। ठीक है, अब इसे इतना आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डेंसिटी कभी भी आपकी पॉजिटिव पावर में नहीं आएगी। 10 की पावर कभी भी 2 3 4 नहीं आएगा, फिर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमेशा नेगेटिव आएगी या बहुत छोटी आएगी, जैसे 12 13 14 ऐसी आपकी चलती रहेगी। सो पार्डन मी, मैं सीधा आपकी वैल्यू लिख रहा हूँ, आप वेरीफाई करिए। मैंने आपको बोला है, मेरे से एक बार चेक भी करा दीजिए जहाँ आप कर रहे हैं, और मुझे बताइए सर आपने इतना लिखा था और हमारा इतना आ रहा है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी उसकी कैलकुलेशन आपको दिखा दूँ। ठीक है, या मैं यहीं कवर कर दूँगा वीडियो में। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 7.44 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ। -6 अगर ऐसा है तो आप इसे 744 इंटू 10 की पावर -8 भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बहुतों का ये भी आ रहा होगा 0.744, तो ये भी हमने ले लिया, एक 0 इधर भेजा, तो यहाँ पे -9 आएगा। नहीं, -9 नहीं आएगा, -3 आएगा शायद। चलो छोड़ो, इतना ही काफ़ी है ना। उस गली में हम कदम ही नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ आप कैलकुलेशन करके अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ज़रूर भेजें। ठीक है, तो उससे फ़ायदा होगा आप लोगों को। इसे बात के लिए मत छोड़ना, कैलकुलेशन अभी सीख पाओगे, बाद में हैज़ार्ड वे में आप सीख भी नहीं पाओगे। कैलसी उसकी प्री रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हम पे क्वेश्चन है हम पे है तीसरा, अ कंपाउंड AB हैज़ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास 99 है। अब इतने खिलाड़ी मत बनना कि 99 को 100 कर दो ना, 99 को 99 ही रहने देना। और डेंसिटी इसकी दे रखी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखी। तो आपको A निकालना है एज लेंथ, और पिको में निकाल लोगे तो बहुत बढ़िया है, जो वहीं से आएगी पिको में ही आएगी बच्चों। ठीक है, क्यूब रूट करके आप निकाल लेना। क्यूब रूट का होता है ना आपके सिंबल, उसमें कैल्सी में ना, कैल्सी बेटा इसके प्री रिक्वायरमेंट है। तो आप फुल मार्क्स के लिए क्या करोगे, गिवन 3 मार्क्स के लिए गिवन लिखोगे। मॉलिक्यूलर मास आपको 99 दे दिया, सिंपल क्यूबिक बोल रहा है तो z की वैल्यू 1, डेंसिटी आपकी 3.4। ठीक है, और एज लेंथ निकालनी है तो आप जानते हैं, वी नो दैट
डेंसिटी इज z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10⁻⁻30। वीडियो में मुझे ज़्यादा कवर करने होते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा पहले क्वेश्चन में। ऑब्वियसली इट इज़ माय ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की। तो हमें बच्चे ए क्यूब चाहिए, पहले तो ए क्यूब चाहिए होगा, फिर उसका क्यूब रूट करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ए क्यूब ऊपर और रो नीचे आ गया, तो ए क्यूब रो की जगह आ गया और रो नीचे आ गया, और यहाँ पे एन ए और यहाँ पे 10⁻⁻30। नाउ क्यूब रूटिंग करो आप दोनों साइड। क्यूब रूटिंग करोगे तो होगा क्या बेटा, ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट कर ही इसलिए ले रहे हैं ताकि ए आ जाए, और यहाँ पे आपका क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट को बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया z इंटू एम, यहाँ पे आप रो लिखोगे, एन ए लिखोगे और 10⁻⁻30 लिखोगे, या बहुत से लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, ऐसे लिख दिया और क्यूब रूट मतलब पावर कितनी लगा दी 1/3 लगा दी। ठीक है, नाउ अगर आप वैल्यूज़ डालेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप लिखोगे ए, z की वैल्यू 1, मॉलिकुलर मास इज़ 99, रो इज़ योर 3.4, एवोगाड्रो इज़ योर 6 इंटू 10⁻23, देन हेयर इज़ -30, देन पावर 1/3। ओके, सो नाउ अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ए क्यूब की वैल्यू आपकी 4.8 इंटू 10⁻7 आ रही होगी। बच्चों पॉज करके देखो, ए क्यूब जो आएगा, ए क्यूब है ना ये, हाँ, तो ये जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपकी आएगी 4.8 इंटू 10⁻7। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻+7 आएगी। ठीक है, +7, और जब हम इसका क्यूब रूट कर देंगे तो आपका आ रहा है 364.2। 364.2 आप इसका क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, है ना, कैलकुलेटर में होता है ना वो सिंबल, तो वहाँ से करना है। तो 364.2, और क्योंकि एक खुद पिको में था, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर आप लगा चुके थे, तो ये पिकोमीटर में ही आएगा बेटा, सेंटीमीटर में आ ही नहीं सकता। ये 3 मीटर का होगा क्या एज लेंथ, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ही होगा, तो ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, कैलकुलेशन ठीक से करना है, इसकी नहीं आएगी तो झिझकना मत। अब तो आपके लिए सही है, पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे से, क्या मतलब पूछना और बताना मुझे, ठीक है, कि सही आ रही है या गलत आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैथमेटिकल फंक्शन आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है, हेल्प मैं कर लूँगा आपकी, कोई बात नहीं। चौथा देखिए, ऐसे नहीं कि अभी बस नोट कर रहे हैं, बाद में कोई वो कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं जी, छूट रहा है तो छूटने दो, पर पूरे ठीक से करो इसे, है ना। चलिए चौथा आपका देखिए क्वेश्चन क्या है। चौथा आपका क्वेश्चन है एज लेंथ ऑफ BCC, एज लेंथ ऑफ BCC क्रिस्टल। BCC क्रिस्टल के एज लेंथ दे रखी है आपको 352 पिकोमीटर, 352 पिकोमीटर। रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, रेडियस आपको निकालना है, ठीक है, रेडियस आपको निकालना है बच्चे। रेडियस निकालना है, तो BCC के लिए आपके लिए, बॉडी सेंटर के लिए आपको पता होना चाहिए R और A के बीच में रिलेशन क्या होती है कि 4R बॉडी डायगोनल के बराबर होता है, मतलब √3 A के बराबर होता है। तो R की वैल्यू आई √3/4 ऑफ A। नाउ √3 इज़ 1.732, 4 इज़ 4 एंड A इज़ 352 पिकोमीटर। क्या ये हम पहले भी कर चुके हैं? नहीं, वो थोड़ा अलग था, ठीक है, करना ऐसे ही है बच्चे। इसको देखते हैं जरा, ये छोटा सा है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कैलसी से निकल जाता है 1.732 डिवाइडेड बाई 4, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 352, सो इट विल कम 152.416 पिकोमीटर। इतना आपका आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आगे नहीं बढ़ना, पहले इसे ठीक करो। तो 152.416 पिकोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, a BCC element atomic mass there has edge length उसकी 420 पिकोमीटर। आपको डेंसिटी फाइंड करनी है रो, ठीक है, रो आपको फाइंड करना है बच्चे। रो फाइंड करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, रो। ओके, तो आपको पता है रो का फॉर्मूला क्या होता है, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन इंटू 10⁻⁻30 पर। इससे पहले गिवन लिखोगे, गिवन क्या है, z की वैल्यू 1 है या 2 है, BCC के लिए 2 ही होती है। मॉलिकुलर मास इज़ योर 65 एंड A इज़ योर 420, देन इसका क्यूब, देन Na इज़ 6 इंटू 10⁻23 एंड 10⁻⁻30। बेटा कन्वर्जन आप पहले ही इसे 10⁻⁻7 लिख के चलो और उसे ऊपर भेज दो, है ना। तो आप जनरली फार्मूला डेंसिटी का आपसे ये बनाना z इंटू एम, हम भी यही बनाएंगे, ए क्यूब इंटू एन, ऐसे लिख दिया। एन ए आपको खुलता है तो 6 आता है, और 10⁻7 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। देखो 6 10⁻7 कहाँ जाएगा, ऊपर, -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो आज से हम यही लिखेंगे मॉडिफाई करके, z इंटू एम 10⁻7 ऊपर और ए क्यूब इंटू 6 नीचे, ठीक है, इतनी चीज़ें। वेरी गुड, इसे सॉल्व करो बच्चों और मुझे अपना आंसर बताइए। 65 2 × 130 होगा, 420 का क्यूब करो, 420 ही मत करना, 420 का क्यूब करो, ठीक है, कर दी। कहीं आपका ये तो नहीं आ रहा 2.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं आ रहा तो 10 बार करो, सही होगा तभी आगे बढ़ो। तो 2.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है बच्चों, कर लो। 7th 8th में इससे खतरनाक करिए आपने, ए क्यूब बी क्यूब वाली, है ना, इसे कर लो ठीक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुक क्या करेगा बरोबर, ऐसे नहीं आगे बढ़ गए, चीटिंग नहीं अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये तो हमने कर ही लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है इसका सिंबल, W। टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस, W होता है ना, टिन का SN होता है। टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस। टंगस्टन जो है FCC बना रहा है, एज लेंथ जो है आपकी, वो आपकी है 316.5 पिकोमीटर। रेडियस आपको निकालना है, ठीक है, यह है बच्चा आप पे, एज लेंथ 316.5 पिकोमीटर है और आपको रेडियस निकालना है। तो बच्चों क्या रिलेशन होती है यहाँ पे, 4r फेस डायगोनल के बराबर होगा, जो कि होता है √2a, ठीक है। तो 4r √2a, आपको r चाहिए तो आप लिखोगे √2/4 ऑफ a, ठीक है, √2/4 ऑफ a। सो √2 1.414 होगा, यहाँ पे आप पे 4 है और a आपका बच्चे 316.5 पिकोमीटर है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट दैट, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट, कितना आएगा 1.414 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 316.5, इट इज़ 111.8 पिकोमीटर। चेक इट, सही है, देखो 111.8 शाबाश। अब एक दूसरे टाइप का पढ़ेंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि लैटिस कैसी है। अगर हमें क्वेश्चन में बहुत चीज़ें दे दी, डेंसिटी दे दी, एज लेंथ दे दी, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है, आइडेंटिफाई करो। तो वो जेड से पता चलेगा बच्चों टाइप कैसा है। अगर जेड नियरली 2 आ गया तो BCC होगा, 1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक, और 4 होगा तो FCC होगा, है ना। तो जेड से हमें कैलकुलेशन पता चल जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगा। तो उसी की तर्ज पे एक क्वेश्चन करेंगे हम पे। क्वेश्चन है कि आयरन Fe हैज़ एज लेंथ,
आयरन हैज़ एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, डेंसिटी आपको दे रखी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास दे रखा आयरन का, मास ऑफ आयरन 56, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ यूनिट सेल इट बिलोंग, टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसको ये बिलोंग करता है वो निकालना है। तो आपको बेटा आइडेंटिफाई जेड से ही पता चलेगा, है ना, और आयरन एफसीसी बनाएगा शायद, देखते हैं। तो लिखना है वी नो दैट डेंसिटी इज z इंटू एम, और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या लिखना है, 10 की पावर 6 या 7 ऊपर पक्का, और अपॉन कितना a क्यूब, और यहाँ पे कितना 6 बताया था ना, z इंटू एम, नहीं तो पहला वाला लिखो, है ना, अब तो ये लिख दिया, लकीर हो गई, लक्ष्मण रेखा, है ना। तो z इंटू एम इंटू 10 की पावर 7 अपॉन a क्यूब इंटू 6 आप लोग लिखोगे। z आपको चाहिए बच्चे, z चाहिए तो पहले इन दोनों को इधर भेजो, है ना, लिख दूँ क्या एक बार, रो a क्यूब और यहाँ पे 6 बराबर z इंटू एम इंटू 10 की पावर 7। तो बेटा z कैसे निकलेगा, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगी, तो z की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 6 रो a क्यूब तो अपनी जगह सही है, m इंटू 10 की पावर 7 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और हम इसे अब वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं। तो 6 लिखा, वेरी गुड, रो इज़ योर, रो आपका है 7.86, ठीक है। a क्यूब इज़ 288 का क्यूब, मॉलिक्यूलर मास इज़ योर 56 एंड हेयर इज़ योर 10 रेज़ टू द पावर 7, ओके। सो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आए, कि एग्जैक्ट आए, है ना। तो 288 का क्यूब देखते हैं क्या है, ओके। तो 288 का क्यूब आ रहा है 23887872, 23887872, ओके। तो इस पूरी चीज़ में ये जो है 23887872, 23887872 में पहले 6 मल्टीप्लाई होगा, देन 6 मल्टीप्लाई के बाद इसमें 7.86 मल्टीप्लाई होगा, ओके। देन इसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है, जो भी आया ये इसको हमें डिवाइड करना है 56 से, और जो आया उसको भी हमें डिवाइड करना है 10 की पावर 7 से, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा लगभग इसका 2 आ रहा है ना, और 2 मतलब क्या हुआ, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो 2 से हमें पता चल गया कि ये कैसी लैटिस बनाएगा, BCC लैटिस बनाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ऐसे ही करना है ये, ठीक है। BCC इसकी लैटिस हो जाएगी, शाबाश। नेक्स्ट, तो आपकी एक बुक के न्यूमेरिकल निपटे, अब दूसरी बुक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अब हाथ की सफाई ख़त्म हुई और थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन शुरू हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP स्ट्रक्चर। बच्चों CCP और FCC क्या होता है, एक ही होता है। तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजिंग CCP स्ट्रक्चर, इसका रेडियस दे रखा है बेटा आपको 125 पिकोमीटर। तो आपसे पूछा हुआ पहली चीज़ एज लेंथ निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो बेटा जब भी मेंसुरेशन हमने देखी थी, नंबर निकालना होता है हाउ मैनी, तो बड़ी वॉल्यूम या बड़ी चीज़ ऊपर रखते हैं और छोटी चीज़ नीचे रखते हैं। आप मुझे बताइए जो एल्यूमिनियम के यूनिट सेल की जो आपकी वॉल्यूम आएगी, जो आपकी
वॉल्यूम आएगी वो बड़ी होगी या 1 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा होगा बच्चे? बेटा जो वॉल्यूम आएगी वो माइनस में आएगी ना, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में माइनस में आएगा ना, -30 में। तो -30 बड़ा है या ये जिसमें कुछ पावर नहीं है? जितनी नेगेटिव पावर होगी उतना छोटा हो जाता है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है तो 1 ऊपर आएगा और वो चीज़ नीचे आएगी, नहीं तो आपका नेगेटिव में कैसे आएंगे यूनिट सेल, ये भी तो सोचो। चलो कोई नहीं, अभी देखेंगे। तो बच्चे एक काम करते हैं, एज लेंथ निकालनी है, CCP है मतलब FCC है, और FCC में R और A के बीच में रिलेशन होती है कि जो 4R होता है वो फेस डायगोनल मतलब √2 A के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चे आपकी A की वैल्यू कितनी आई? 4R/√2 आई। A की वैल्यू कितनी आई? 4R/√2 आई। इसे 2√2R भी लिख सकते हो आप, 4 को √2 की पावर 4 लिखोगे ना, पर ऐसे रहने दिया करो, अपने लिए ज़िंदगी आसान बनाओ। तो 4/√2 और R की वैल्यू होगी 125 पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर हो गया। अब 125 × 4 कितना होगा? 500 नहीं होगा। 125 × 2 कितना होता है? 125, 2 होता है 250, 254, 250 × 2 कितना हुआ? 500 हुआ ना। तो 125 × 4 करोगे, 125 × 4 आपका 500, और इसको डिवाइड करना है 1.414 से। तो बेटा आपका 353 पिकोमीटर आ गया, 353 पिकोमीटर। क्लियर? पर बेटा इसे किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो आपको पता है ना 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -12 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर कितना हुआ? 1 पिकोमीटर हुआ 10 की पावर -12 × 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब 1 पिकोमीटर आज से याद रखना 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो जैसे ही इसमें मैं -10 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब दूसरे के लिए सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल क्यूबिक होता है तो वॉल्यूम होगी A क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? A क्यूब। तो 353 का आपको क्यूब करना पड़ेगा बच्चे, 353 का क्यूब। तो आपका सर्टेनली आपका ये आ रहा है 43986977, 43986977, और इंटू देखिए 10 की पावर -10 का भी क्यूब होगा तो 10 की पावर -30 आ जाएगी। तो नाउ अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं आपको इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, तो कैसे निकलेगा बेटा? नंबर हमेशा क्या होता है? बड़ी वॉल्यूम ऊपर और छोटी वॉल्यूम नीचे। देखिए यहाँ -30 आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नेगेटिव पावर जितनी होती है उतना छोटा हो जाता है। अब खुद भी सोचो, अगर आप इसे ऊपर लिखोगे और 1 को नीचे लिखोगे, पावर माइनस नहीं आ रही, और माइनस कभी होता है नंबर? नहीं होता ना। तो इसलिए हम 1 को ऊपर रखेंगे और ये जो चीज़ है 43986977 × 10 की पावर -30 को नीचे रखा जाएगा, ठीक है। -30 ऊपर जाएगा, इसे हटा रहा हूँ यहीं से, समझ में आ गया ना? -30 नीचे था तो 10 की पावर 30 ऊपर हो जाएगा। अब ये जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं, तो 8 जीरो हैं। तो एक काम करते हैं, 10 की पावर 10 यहाँ लिख देते हैं और 20 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 20 और 10 30 ही होगा, और ऊपर 10 की पावर 10 जीरो हैं इधर, है ना, उधर छोड़ो उसे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इनको जरा डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम 43986977, तो आपका 227.3 आ गया बेटा। 227.3 × 10 की पावर 20, इतने होंगे बेटा। नंबर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो 2.2 × 10 की पावर 22, हाँ सही है। इसको अगर आप ऐसे लिखें 2.27, तो 2 जीरो हमने आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे 10 की पावर 22 हो जाएगा, है ना। जब पॉइंट ना हो, अगर आप 2 जीरो आगे बढ़ा रहे हैं मतलब आप बड़ी चीज़ को छोटा कर रहे हो ना बच्चे, बड़ी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? छोटा कर रहे हो, तो पावर बढ़ेगी, तो पावर बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 2 यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ बढ़ गई, तो इतने आपके यूनिट सेल आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे, आपसे क्वेश्चन बोला डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको इतनी दे रखी और एज लेंथ जो है आपकी, एज लेंथ वो आपकी है बच्चे 289 पिकोमीटर। एज लेंथ आपकी 289 पिकोमीटर है और मास ऑफ क्रोमियम आपको दे रखा है 52। फाइंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है। तो ये वैसे ही है जैसे आयरन वाला करा था अभी, पॉज करके करिए, ठीक है। चलिए वेलकम अगेन। करेंगे कैसे इसे, तो हमें जेड से पता चल जाता है कि टाइप क्या होता है। जेड अगर हमने ठीक से लिखा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि टाइप क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम ज़रा इसे करते हैं। तो हमने लिखा, हमें पता है कि डेंसिटी होती है जेड इंटू एम अपॉन, देखो पिको है तो लिखना पड़ेगा 10 की पावर -30, तो ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 की पावर -30 आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको जेड चाहिए, तो जेड कैसा आएगा जी, ये पूरी चीज़ ऊपर, तो रो ए क्यू, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार बता दिया है, वीडियो रिवर्स करो। तो जेड इज इक्वल टू रो ए क्यूब एन ए 10 की पावर -30 और जेड के साथ जो है मतलब एम वो अपॉन में जाएगा। ऐसे ही करते थे, वैल्यू डालिए, रो की वैल्यू है 7.2, ए है 289, इसका करेंगे क्यूब, एन ए इज़ 6 इंटू 10 की पावर 23 एंड हेयर इट इज़ -30 एंड मॉलिकुलर मास इज़ 52। रटने की ज़रूरत नहीं कि क्रोमियम कितना है बेटा, डी ब्लॉक है, फंस जाओगे। 289 ओके। देन इसके बाद हमें 7.2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन इसके बाद हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। देन इसके बाद हमें 52 से डिवाइड करना है और देन उसके बाद हम पे 10 की पावर कितनी है, -7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा मेरा 2.0052 आ रहा है, नियरली इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा 2 और 2 आपका होता है BCC, ठीक है। तो आपकी ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गया, या लैटिस होगी, BCC लैटिस हो गई, ठीक है। शाबाश, ऐसे करो, ठीक है। देन इसके बाद आप पे एक अच्छा क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है, वो क्रिस्टलाइज कर रहा है इन FCC। अब ये है कि इफ़ 200 ग्राम ऑफ A हैज़ 4.12 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। एंड डेंसिटी इज़ 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे नहीं कि कहीं तुम्हें डेंसिटी, क्योंकि 5-6 बार 7.2 ही आ गई है, 3.86 ही आ गई, तो कहीं तुम ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में ये 2 ही तुक्का लगा रहे हैं ना, राम शाम गिन के, गलत। तो करना ऐसे है ना, कैलकुलेट एज लेंथ निकालो, ठीक है। एज लेंथ इसकी निकालो, ओके। कैसे करेंगे पता है आप लोगों को, देखिए हम मोल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। हमसे कोई ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता कि हम लोगों को ये तो पता है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, किसी भी चीज़ का,
तो उसमें कितने एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल होंगे, 6 × 10⁻23 होंगे। ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक मोल में इतने ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आज भी क्या बदला, अगर 1 मोल होगा ए का तो उसमें इतने ए के एटम्स होंगे, है ना। और बच्चों आपको एक और बात पता है कि 1 मोल किसी भी चीज़ का उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एम आई राइट? 1 मोल किसी भी चीज़ का उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का जो होगा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, उतने उस पर एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन होंगे। जैसे ए का 1 मोल 6 × 10⁻23 एटम्स ए के कंटेन करता होगा और इतने ही एटम्स उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी इतना होगा। तो कुल मिला के मैं ये बात बोलना चाह रहा था आप लोगों से कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास है ना, ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास किसका, ए का, वो बराबर होगा 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ए, एटम्स ऑफ ए, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मॉलिक्यूलर मास को m मान लो, तो ए का मॉलिक्यूलर मास इतने के बराबर होगा। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 200 ग्राम जो है इतने एटम्स के बराबर है, तो जहाँ एटम है वहाँ ये उतार दो और जहाँ ये है मास वहाँ ये उतार दो। तो मास यहाँ चल रहा है तो 200 यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया 4.12 × 10⁻24। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि बेटा अगर हमें एज लेंथ चाहिए तो हमें एक तो पहली बात डेंसिटी पता होनी चाहिए, दूसरा जेड पता होना चाहिए, डेंसिटी और जेड पता होना चाहिए मेनली, और मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो डेंसिटी यस दे रखी है, जेड भी हमें पता है एफसीसी के लिए 4 होता है, एम की ज़रूरत थी, एम यहाँ से निकल गया, बस एम की ज़रूरत थी, एम यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ कौन गया, 4.12 × 10⁻24 गया, और 6 × 10⁻23 के साथ कौन गया, 200 गया। तो बच्चे आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा, ये चीज़ नीचे जाएगी, तो 6 × 10⁻23 इंटू यू से 200 और नीचे 4.12 × 10⁻24, तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि डेंसिटी होती है जो, वो होती है Z × m अपॉन एज लेंथ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एज लेंथ पिको में निकालते हैं, तो A³ × Na × 10⁻30, ये लिख लिया। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये वैल्यू पुट करें, हमें तो एज लेंथ चाहिए तो A³ निकालना पड़ेगा पहले, तो A³ इधर आया, A³ देखो ऊपर गया और रो आई नीचे, तो A³ की वैल्यू होगी Z × m अपॉन, देखिए A³ ऊपर गया, रो उसकी जगह आया नीचे, रो × Na × 10⁻30, ये होगा। आपने दोबारा रिपीट करा दूँ, मैं आपसे बोल रहा था m आपका निकल गया। डेंसिटी का ये फार्मूला होता है Z × m अपॉन A³ × Na × 10⁻30। जब आप प्रो हो जाओगे ना इस चीज़ में, तो देखिए Na लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, Na से Na कट जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी Z × m अपॉन A³ × Na × 10⁻30, हमें A चाहिए तो पहले A³ निकालना पड़ेगा, तो A³ को ऊपर भेजा और रो को नीचे ला गए, तो Z अपनी जगह है, यस m यस Na यस 10⁻30 यस, A³ गया ऊपर और रो आया नीचे। ओके, सो नाउ अब हम वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू डाली तो A³ निकलेगा। Z इज़ FCC है, तो Z की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई, तो Z आ गया आपका 4। हेयर मॉलिक्यूलर मास इज़ योर 6 × 10⁻23 इंटू 200, और बहने दो, जो नीचे जा रहा है उसे जाने दो, तो ये चीज़ नीचे जाएगी। 4.12 × 10⁻24 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आपने Z लिख दिया, यस M लिख दिया, यस रो नहीं लिखा, लिखो 7.2। नाउ Na 6 × 10⁻23 एंड देन हेयर इज़ 10⁻30। तो देखो कट गया ना, 6 से 6 कट गया, इससे ये कट गया, बाकी आप कैलकुलेट करो, तो 200 × 4 तो 800 हो जाएगा। चलो इसे रफ में निकालते हैं एक बार, देखिए 200 × 4 कितना हो जाएगा, 800, 200 × 4 कितना हुआ, 800, और 800 और नीचे देखिए 4.12 से 4 मानो थोड़ी देर के लिए, तो ये 200 आ गया, 4 2 जा 8। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे आप पे कुल मिला के 200 आ गया। बोल रहा ना मैं 4 × 200 कितना हुआ 800, और 800 अपॉन 4.12 को 4 मानो थोड़ी देर के लिए, तो ये 200 हो गया। तो ऊपर 200 आया बच्चे। नीचे देखिए इसका भी काम हो गया। 10 की पावर 24 है और 10 की पावर -30 है। 10 की पावर 24 और 10 की पावर -30, 24 - 30 -6, तो 10 की पावर -6 बचेगा। और देखिए 7.2 भी बच रहा है, और यहाँ पे चल रहा है a³। तो बच्चे अगर हम इसे डिवाइड करें तो 200 डिवाइडेड बाय 7.6 आपका आ गया 26.31, आपका आ गया 26.31 इंटू, देखिए बच्चों ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब 26.31 लगभग, अगर ये 27 होता तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है ना। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, तो ये 3 से थोड़ा कम होगा, लगभग 2.9 होगा। लगभग कितना होगा 2.9 होगा। यस इट इज़ 2.9, हाँ 2.9 है। तो हम एक काम करते हैं, a³ ये हो गया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटी सी चीज़, a की जो वैल्यू होगी वो आएगी 26.31 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब रूट। तो बच्चे क्यूब रूट भी अलग अलग पावर होगी, हमने मैथ में पढ़ा था। तो आपको करना है 26.31 का भी क्यूब रूट, और 10 की पावर 6 का भी क्या करना है आपको, क्यूब रूट करना है। तो 10 की पावर 6 का क्यूब रूट होगा 3 × 2 = 6, तो जनरली आपका यहाँ से कितना आएगा 26.31। अगर 27 होता तो 3 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो आज तो कम है तो 2.99 लिख देंगे। और यहाँ से हेयर यू गेट 10⁻²। सो आप 100 को 2.99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पे 299 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं बदला तो ये आपका पिकोमीटर में होगा। तो 299 पिकोमीटर इज़ योर करेक्ट आंसर। इंडीड इट इज़, सही आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है इसे, और थैंक यू।